नमस्कार बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो वेलकम बैक ऑन दिस लेक्चर। तो बच्चों, होपफुली तुम लोग अपनी पढ़ाई ढंग से कर रहे होंगे, क्योंकि अब हमारा ईडी जो है ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पर है। और ईडी में अगर आपको नंबर लाने हैं ना बच्चों, तो ये क्लासेस देखने से काम नहीं चलेगा। आपको नोट्स प्रॉपरली बनाने पड़ेंगे। प्रॉपरली उन नोट्स को 2 से 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो कुछ फ़ायदा है इन चीज़ों को करने का, समझने का। ये जो हम कोर्स कर रहे हैं, ये कोर्स केवल CSIR नेट के लिए नहीं है बेटा। ये ओवरऑल हर एग्ज़ाम के पर्पज से बनाया गया कोर्स है, जिसमें ईडी आती है। एक बार को अगर आपने ये कोर्स ढंग से कर लिया, तो फिर जो है आपको किसी भी एग्ज़ाम में ईडी का कोई भी सवाल करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। बस शर्त यह है कि आप शिद्दत से इस कोर्स को करें। शर्त यह है आप आत्म संयम रखें। शर्त यह है आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है, जो प्लानिंग मैंने आपको दी है इस कोर्स को करने के लिए, उस प्लानिंग के थ्रू आप पढ़ते जाइए। डेली क्लासेस देखिए, डेली उनके नोट्स बनाइए और डेली रिवीजन करिए। ठीक है, ये कहलाती है कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी अगर आप में है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपने जरा भी ढिलाई बरती इन चीज़ों में, तो फिर ये EMT है, ये ईडी है। बहुत तगड़ा सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आएगा, सवाल आपके ऊपर से निकल जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, तो वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम आज से शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक। कल हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। कल हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा था मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में, क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशंस जो है, मैक्सवेल इक्वेशंस काम आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडी करने के लिए। हमने ये जाना था कल कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी होते हैं। हमने ये भी जाना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट में चेंजेस की सपोर्टिंग होते हैं। चेंज को दर्शाने वाली इक्वेशंस के बारे में कल बात की गई थी, और साथ में उन इक्वेशंस को पूरा एनालिसिस करके समझा गया था कि मैक्सवेल इक्वेशंस और जो वेव इक्वेशन होती है उसके थ्रू कैसे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन हम लोग देख सकते हैं। तो ये सारी बातें कल की क्लास में हमारी हो चुकी है। आज हम थोड़ा उससे आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन, बट वो तब जब वेव हमारी प्रोपोगेट कर रही हो। और कहाँ प्रोपोगेट करवाना है उसको हमको, मीडियम में। वैसे तो हम लोगों ने कल देखा था, बट आज थोड़ा सा और उसको समझेंगे। तो हेडिंग दो, प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये कल का लास्ट था, इसके बाद हेडिंग दीजिए आप। प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम, इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम, या फिर इसको आप ऐसे बोल दो, नॉन कंडक्टिंग फ्री स्पेस मीडियम। नॉन कंडक्टिंग फ्री स्पेस मीडियम, हम इसमें प्रोपोगेशन समझेंगे। देखो, कल हम लोगों ने जो वेव इक्वेशंस डिजाइन की थी, उन वेव इक्वेशंस का सॉल्यूशन भी लिखा था। तो उस सॉल्यूशन से स्टडी करना शुरू करेंगे। तो जो सॉल्यूशन हमारे पास कल आया था वो एक्स डायरेक्शन में हमने लिखा था, बट अगर मैं 3 डायमेंशन में उसका सॉल्यूशन स्टडी करूं,
तो 3 डायमेंशन में हो जाएगा आर कॉम्पोनेंट, दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स वाई जेड तीनों को मिक्स कर दो तो वो आर बन जाएगा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। बेसिक मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन भी हम लोग देख सकते हैं, बी नोड एक्सपोनेंशियल आयोटा दैट्स इट, दिस इज द सिंपल वेरिएशन। ठीक है, नाउ चलो आ जाओ मैक्सवेल इक्वेशन पे। सो फ्रॉम मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन को वेव प्रोपगेशन की टर्म्स में कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर वन, पहली मैक्सवेल इक्वेशन की बात करते हैं पहले कि वेव प्रोपगेशन के टर्म्स में कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो फ्रॉम मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन ये बोलती है कि डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। ओके, देखो मैं इस डेल्टा को रफ में कुछ डिफाइन करना चाहूंगा, जरा रफ में आना एक बार। रफ में अगर आप आते हो तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ क्या बोला हुआ है, समथिंग लाइक दिस। अगर मैं डेल्टा की बात करता हूँ तो अगर मैं डाइवर्जेंस निकालूं इलेक्ट्रिक फील्ड का या मैग्नेटिक फील्ड का, किसी का भी एक का निकाल लो, तो इसका मतलब डेल्टा मतलब डेल अपॉन डेल आर। वैसे तो डेल अपॉन डेल आर, डेल अपॉन डेल थीटा, डेल अपॉन डेल फाई तीनों हो सकते हैं, बट हमारे पास केवल आर कंपोनेंट अवेलेबल है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड केवल आर पे डिपेंडेंट है, थीटा फाई पे डिपेंडेंट है ही नहीं। तो थीटा और फाई की टर्म्स आएगी नहीं, बस आर की टर्म्स आएगी। तो डेल अपॉन डेल आर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दो या मैग्नेटिक फील्ड की भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो केवल डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे हम डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे तो आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, तो आर का जो मल्टीपल है वो आगे आ जाएगा, दैट मीन्स आयोटा के आगे आ जाएगा, और बाकी वैसा का वैसा ही रहेगा ये ही नोड एक्सपोनेंशियल आयोटा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो एक्सपोनेंशियल ही होता है ना। ये वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड ई बन गया कहने को तो हमारे पास जो डेल डॉट ई है इसमें ई और ई को कंपेयर कर लो, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो डेल्टा होगा विच इज सिंपली टेंस टू आयोटा के, ये हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टर्म्स में हम डेल्टा को इस तरीके से लिख सकते हैं। और जब ऐसा आप लिख पा रहे हो ना बेटा, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, अगर डेल्टा को आयोटा के हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो टर्म बनती है दैट मीन्स आयोटा के डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। दो अगर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आता है, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर जो होते हैं ना वो परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि डॉट मतलब होता है कोस थीटा, और कोस थीटा जीरो तभी होता है बेटा जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो इसका एक तात्पर्य निकलता है, ये पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, कि जो है ना वो प्रोपगेशन वेक्टर है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन की परपेंडिकुलर होता है। आ गई बात समझ में? तो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर ऑफ द वेव is perpendicular to the के। बात समझना, के जो है वो वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट कहलाता है, जो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करती है। इसका मतलब जिस डायरेक्शन वेव प्रोपगेट करती है वही हमारा कहलाएगा वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन, और उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ऐसे दूसरी क्वेश्चन की बात कर लें। सो फ्रॉम मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, तो मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन ये बोलती है कि डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। वही डेल्टा को आप आयोटा के लिखते हो, तो डेल्टा टेंस टू आयोटा के लिखते हैं, मेरे पास क्या हो जाएगा, ये बनेगा और वही सेम बात बोलेंगे के इज परपेंडिकुलर टू बी,
और सेम लाइन लिख सकते हो आप, मीन्स दैट इज सेम लाइन। मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर is also perpendicular to the direction of propagation। समझ आएगी बात। तो प्रश्न ये होता है, जब E भी K के परपेंडिकुलर है और B भी K के परपेंडिकुलर है, तो क्या E और B दोनों पैरेलल होंगे? तो क्या E और B दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे? जवाब मिलेगा नहीं, नहीं होंगे, है ना। तो क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी होती है कि E और B आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो 3 डायमेंशन वेव भी होती है जिसमें x, y, z तीनों डायमेंशन आपस में परपेंडिकुलर होती है। ठीक उसी प्रकार से K, E और B भी आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। दैट मीन्स वी कैन से दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, electric field and magnetic field also perpendicular to each other, also perpendicular to each other। और इस तरीके से हमारी वेव क्या करती है? आगे जाके प्रोपोगेट होती है धीरे धीरे ना, परपेंडिकुलर। हाँ हाँ, तो बच्चों यही बात है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। चलिए ना, तीसरी इक्वेशन का जो स्टडी है वो भी हम करेंगे, बट यहाँ तक जो स्टडी करी है उसको हम एक बार और कंबाइन कर लेते हैं कि हो क्या रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है, और तीसरी बात और बोल दी हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपगेशन वेक्टर are perpendicular to each other, are perpendicular to each other। बहुत सिंपल सी बात है। और इस तरह की चीज को हम ट्रांसवर्स नेचर बोलते हैं। जब इस तरह से कोई भी फील्ड कंपोनेंट प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है तो उसे वेव का ट्रांसवर्स नेचर बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि EM वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर, आर ट्रांसवर्स इन नेचर। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस वेव का एक फंडामेंटल रूप बना दूं, तो मान लेते हैं कि हमारे पास 3 डायरेक्शंस हैं। अगर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट x डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, ये मान लो x डायरेक्शन है, और हम जानते हैं कि XYZ एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, तो अगर ये x है तो ये y हो जाएगा। तो y में हमारा मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, और वेव का प्रोपगेशन अपने आप कहाँ हो जाएगा? z में हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट बच्चों ऐसे वर्क करेंगे हमारे पास, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट थोड़े से ऐसे रहेंगे z डायरेक्शन के अलावा, आगे पीछे आगे पीछे। सो आगे पीछे टाइप ऐसे रहेंगे वो ना, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। मतलब ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऐसे ऐसे रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ऐसे ऐसे रहेंगे। समझ जाना है ना आप लोग।
यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो है ना वो ऐसे ऐसे रहेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है वो ऐसे रहेंगे, आगे पीछे आगे पीछे। समथिंग लाइक दिस। समझ में आ गया आपको बात? और वेव का प्रोपोगेशन कहाँ पे हो रहा है? जेड डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जेड एक्स डायरेक्शन में है, प्रोपोगेशन जेड में है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्स जेड प्लेन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ई वेक्टर, उसमें आप खुद देखो कि प्रोपोगेशन जेड में है, तो हम इसको साइन वेव की तरह अगर बनाएं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और साइन कोस की फॉर्म में होता है, तो देखो मुझे के जेड लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि प्रोपोगेशन वेक्टर जेड में है और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है? एक्स में। तो हम यहाँ आई कैप लिख देंगे और ये बोल सकते हैं कि ये क्या है? एक्स जेड प्लेन है। दिस इज प्योरली एक्स जेड प्लेन। एंड बी वेक्टर जो है वो होगा बी नोड। ये भी जेड डायरेक्शन प्रोपोगेशन है, बट ये खुद वाई डायरेक्शन में है। तो ये हो जाएगा हमारे पास जे में। वैसे ना एक और फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, आप उसकी चिंता मत करो, पर मैं आपको उसका हिंट देता हूँ। वो फॉर्मूला होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक बहुत फेमस कंपनी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो शेयर मार्केट में काम करती है, स्टॉक मार्केट में। इसकी एक ट्रिक है, मतलब कि अगर बी आपके पास आई केप में है, तो एस मतलब होता है पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है ना, वो प्रोपोगेशन डायरेक्शन के अलोंग होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन होता है उसी में पॉइंटिंग वेक्टर होता है। तो प्रोपोगेशन कहाँ हो जाएगा? जे में हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो जाएगा? के में हो जाएगा। ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड जे में है, तो जे के बाद में क्या आता है? के, और के के बाद में क्या आता है? आई। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड के में है, तो के बाद में क्या आता है? जे, सॉरी आई, और आई के बाद में क्या आता है? जे। ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, ये ट्रिक से याद कर सकते हो आप। यहाँ भी देखो, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ था? जे केप में था, तो हमारा प्रोपोगेशन कहाँ पे आया? के केप में। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आया? आई केप में आया। तो ये एक ट्रिक होती है, ये चीज हम आपको आगे बताएंगे इसकी आप चिंता मत करना, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक चीज, सपोज सपोज वेव propagate in z direction, wave propagate in z डायरेक्शन, जो कि आपको शायद ऊपर इक्वेशन में दिख रहा होगा, जो मैंने इक्वेशन लिखी है। तो उस स्थिति में बताएं, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्स और वाई कंपोनेंट ही एग्जिस्ट करेंगे, जेड कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में केवल ये दो ही कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे। जो तीसरा कंपोनेंट है जेड कंपोनेंट, वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा अगर जेड में वेव का प्रोपोगेशन है तो। कहने का मतलब ये है कि फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो केवल एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में ही संतुष्ट रहेगा। उसका एक कारण है, क्योंकि ई जो है ना, आ, उस डायरेक्शन में हो ही नहीं सकता जिसमें प्रोपोगेशन है। ई हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। इस कारण से अगर जेड में प्रोपोगेशन है, तो जेड में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट आ ही नहीं सकता। और ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड का होता है, ऐसे ही सेम प्रोसेस मैग्नेटिक फील्ड का होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम वेरिएशन में होते हैं। हाँ, बस डायरेक्शन अलग अलग होती है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की,
बाकी वेरिएशन सेम बताया। तो इसका मतलब z डायरेक्शन में अगर प्रोपोगेशन है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का दोनों का z कॉम्पोनेंट जीरो होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपोगेशन है कॉम्पोनेंट्स हमेशा उसके परपेंडिकुलर ही काम करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे आने के लिए। एक बहुत मास्टर फॉर्मूला मैं आपको देने वाला हूँ। मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन का स्टडी करते हैं। हम लोगों ने मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन का स्टडी किया, सेकंड का किया, अब थर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी है ना। तो फ्रॉम मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन E इज इक्वल टू, हमारे पास जैसे मान लो E नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा माइनस ओमेगा टी है, B इज इक्वल टू B नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा तो थर्ड इक्वेशन क्या बोलती है कि कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि डेल्टा को हम आयोटा के लिख सकते हैं, और जिस तरीके से आपने डेल्टा को आयोटा के लिखा था ठीक उसी तरीके से हम डेल अपॉन डेल टी को क्या कर सकते हैं, माइनस आयोटा ओमेगा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आप कुछ मत करो, यहाँ पे आप क्या करो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो टी का जो मल्टीपल है ओमेगा माइनस के साथ आयोटा को लेके बाहर आ जाएगा, बाकी वैसा का वैसा ही बनेगा। ठीक है ना, तो सेम प्रोसेस से हम डेल अपॉन डेल टी लिख सकते हैं माइनस आयोटा ओमेगा। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास ये हो जाएगा आयोटा के मल्टीप्लाई विद द E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा पी वेक्टर। आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से एक बहुत तगड़ी चीज निकलेगी, के वेक्टर अपॉन ओमेगा क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको हमेशा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसी को फॉलो करता है, आप उसकी चिंता मत करना। इसको अगर मैं LHS को RHS, RHS को LHS में कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसको नॉर्मली आप ऐसे पढ़ना कि बी वेक्टर इज इक्वल टू के वेक्टर अपॉन ओमेगा क्रॉस ई वेक्टर। इसी को तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। फिर आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है, के। आई क्रॉस जे बराबर के होता है, तो यहीं से निकलती है ट्रिक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बहुत बड़ी कंपनी है, तो आपको याद रह जाएगी ये नाम। तो बी जहां उसके परपेंडिकुलर, एस मतलब प्रोपगेशन, और उसके परपेंडिकुलर ये। मान लेते हैं हम लोग कि जो प्रोपगेशन है वो किसी एन कैप में हो रहा है। सपोज की इज इक्वल टू क्या है, के ऑफ एन कैप है, मैं ऐसा मान लेता हूँ। तो मैं बी वेक्टर बराबर क्या लिखता हूँ, एन कैप डायरेक्शन ऑफ के क्रॉस ई वेक्टर, और जो मैग्नीट्यूड है उसको नीचे ले जाता हूँ मैं, तो ये ओमेगा अपॉन के लिख दूँ ताकि मैं फेज वेलोसिटी की टर्म दे सकूँ यहाँ पे। तो ये हमारे पास फेज वेलोसिटी हो गई, बिकॉज हम ये जानते हैं कि फेज वेलोसिटी जो होता है ना वो होता है ओमेगा अपॉन के। और शायद आपको मैंने बताया भी है कल की क्लास में कि 1/रूट ये भी होता है, तो फेज वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ निकल जाए। अगर एक बार को डायरेक्शन को हम नहीं देखें, अगर हम एक बार को डायरेक्शन को नहीं देखें तो मैग्नीट्यूड वाइज ना एक फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट निकल के आता है कि बी वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर अपॉन वी, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वी यहाँ पर वेव वेलोसिटी कहलाता है किसी भी मीडियम में। अगर वेव वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर वेव के लिए कांस्टेंट है तो बी वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू ई वेक्टर हम बोल सकते हैं। दैट इज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज इन
electromagnetic wave E and B are always in same phase, are always in same phase. सिंपल सी बात है। अगर फ्री स्पेस है मान लो, सो फॉर फ्री स्पेस जो वेलोसिटी ऑफ वेव है लाइट वेलोसिटी के बराबर होती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जो वेलोसिटी ऑफ वेव है वो लाइट वेलोसिटी के बराबर होती है। और फ्री स्पेस में भी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमम लिखते हैं। ई नॉट बी नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है ना। इफ बी इज मैक्सिमम देन ई इज ऑल्सो मैक्सिमम, ठीक है ना। यही तो लिखा है। सेम फेज का मतलब क्या होता है, अगर बी मैक्सिमम है तो ऑटोमेटिकली ई भी क्या हो जाएगा हमारे पास, मैक्सिमम ही रहेगा। उसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना बच्चों। अब हम एक नई चीज देखते हैं, उसका नाम है रेडिएशन इम्पीडेंस। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेट होने में भी तो कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न होती है ना। तो उसको जो बाधा उत्पन्न होती है प्रोपगेशन के टाइम पे, उसी को बोलते हैं रेडिएशन इम्पीडेंस। मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूँ तो है नहीं कि फुल स्पीड में जाती है। फुल स्पीड में तभी जाती है जब वो वैक्यूम में हो, बट अगर वो वैक्यूम में नहीं है तो फिर तो इम्पीडेंस यहाँ पर आता ही है। अब इसका इम्पीडेंस को समझने के लिए हमें वही एक फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा, मैक्सिमम वाला, कि जो बी नोड होता है वो बनाता है ई नोड बाई सी। तो सी बराबर कितना होता है हम ये जानते हैं, 1/√ऑफ म्यू नोड एप्सिलॉन नोड। तो बी नोड बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नोड एप्सिलॉन नोड इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। और हम ये भी जानते हैं कि बी बराबर क्या होता है, म्यू एच होता है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नोड एच नोड हो जाएगा। यहीं से निकलता है इम्पीडेंस का फॉर्मूला। एक्चुअली इम्पीडेंस जो होता है ना, बेसिकली रेडिएशन इम्पीडेंस की वैल्यू होती है ई नोड बाई एच नोड, ई नोड बाई एच नोड। तो यहाँ से ई नोड बाई एच नोड अगर आप निकालेंगे तो ये निकलेगा रूट ऑफ म्यू नोड अपॉन एप्सिलॉन नोड। म्यू नोड और एप्सिलॉन नोड का वैल्यू कल आपको मैंने लिखाया था, क्या होता, म्यू नोड बराबर होता है 4 पाई मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻7, ठीक है ना। ये तो लिखाया था मैंने, 4 पाई मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻7। ये सब एम केस में ही है। और इसका वैल्यू होता है एम केस में 8.85 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻12। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये 376.7 या ऑलमोस्ट 377 बोल सकते हो आप। तो कितना निकल के आएगा, ये 377 ओम। तो याद रखना जो रेडिएशन इम्पीडेंस होता है ना, वो क्या निकल के आता है हमारे पास, 377 ओम वैक्यूम के अंदर, ठीक है। तो म्यू नोड और एप्सिलॉन नोड का वैल्यू पुट कर देना तो रेडिएशन इम्पीडेंस आपका इतना आ जाएगा, दैट्स इट। अब हम एक बार समराइज करते हैं हम लोगों ने क्या किया था। हम लोगों ने अलग अलग मीडियम की बात की है और अलग अलग मीडियम में किस तरीके से चीज़ें वेरी करती है उसका स्टडी किया है प्रोपोगेशन के टाइम पे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम, तो अलग अलग मीडियम में क्या क्या चीज़ें किस तरह से वेरी करती है वो मैं आपको समराइज करवा देता हूँ फटाफट से। नंबर पहला है फ्री स्पेस नॉन कंडक्टिंग मीडियम। फ्री स्पेस नॉन इसमें ना रो का वैल्यू 0 होता है क्योंकि कंडक्टिव फ्री स्पेस है तो चार्जेस तो होंगे नहीं, इसलिए चार्ज डेंसिटी 0। नॉन कंडक्टिंग है तो कंडक्टिविटी भी नहीं होगी। और जो हमारा परमिटिविटी है वो वैक्यूम का हो जाएगा, जो परमिएबिलिटी है वो भी वैक्यूम का हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी
और रिलेटिव परमिएबिलिटी दोनों बन जाएंगे। ठीक है। दूसरा मीडियम है लॉसी डाइलेक्ट्रिक। लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अगर ऐसा मीडियम आ जाए तो उसमें क्या क्या चीज़ें वेरी होती है। तो डाइलेक्ट्रिक है, इसका मतलब कंडक्टिविटी कुछ मात्रा में तो पाई जाएगी। लॉसी है इसलिए परमिएबिलिटी भी नॉर्मली काम करेगी और परमिटिविटी भी नॉर्मल काम करेगी। ठीक है। तीसरा है लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक। लॉसलेस का मतलब होता है जिसमें बिल्कुल भी लॉस ना हो मतलब कि वो परफेक्ट नॉन कंडक्टर होता है। लॉसी में तो क्या डाइलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है, मतलब कहीं ना कहीं उसकी नॉन कंडक्टिविटी खत्म हो जाती है तो कंडक्टिविटी बच जाती है। और लॉसलेस मतलब बिल्कुल भी लॉस नहीं है, डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर होता है तो ये परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। चौथा मीडियम है बेटा परफेक्ट कंडक्टर। परफेक्ट कंडक्टर, इसमें तो कंडक्टिविटी धमाकेदार होती है, मतलब कंडक्टिविटी का बिल्कुल दमदार होता है इनफाइनाइट। बाकी म्यू नॉर्मली काम करता ही है और एप्सिलॉन भी नॉर्मली काम करता है। और पांचवा है परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक, मतलब ये तो परफेक्ट इंसुलेटर हो जाएगा। परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मतलब ये परफेक्ट इंसुलेटर होगा, और अगर ये परफेक्ट इंसुलेटर हुआ तो सिग्मा की वैल्यू 0, म्यू जो है वो जाएगा और एप्सिलॉन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ परमिटिविटी परमिएबिलिटी ये क्या क्या होता है, मैं एक बार इसको लिखा दे रहा ताकि आपको ये याद रह जाए कि आखिर ये परमिटिविटी क्या होता है और परमिएबिलिटी क्या होता है। तो लिखो परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है। द एबिलिटी ऑफ मीडियम the ability of medium to stop मतलब कि opposition of electric lines of mode। stop मतलब रोकना होता है, तो रोकना मतलब ये हुआ कि वो उसके अपोजिट हो जाएगी लाइन के। सो ऑपोजिशन ऑफ electric lines of mode is called permittivity। एक होता है permeability। ये मैग्नेटिक फील्ड संबंध होता है, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड आता है ना ये उसकी कैपेसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड की, जिसे म्यू बोलते हैं। परमिटिविटी मतलब होता है एप्सिलॉन और ये होता है म्यू, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड संबंधित है। ठीक है। तो द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू पास the ability of medium to pass the magnetic line of force, the magnetic line of magnetic lines of force
ठीक है, इज कॉल्ड द परमिएबिलिटी, इज कॉल्ड द, दैट्स इट। आ गई बात समझ में? तो ये हमारे पास दोनों का सिस्टम आराम से है। अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट, तो देखो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज की बात करते हैं, जो कल सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे कल वहां पे काम आएगी, और वो है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंटिंग वेक्टर, वहां से ये चीज काम आती है। तो यहाँ से अब हम लोग इम्पोर्टेंट की ओर आ चुके हैं। देखो बच्चों, हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये सब इम्पोर्टेंट है। बस आप ठीक सवाल करोगे तो आपको याद आ जाएगा क्या करना है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट्स कॉल्ड द एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी देखो दो तरह की होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी और एक होती है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। कुछ नहीं है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी आपको पता ही है, डेंसिटी में अगर आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है, और अगर नॉर्मल एनर्जी निकाले तो फिर डीवी भी आता है, मल्टी में वॉल्यूम एलिमेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले सेम होते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था। तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी भी सेम होती है, बस अंतर ये कि एप्सिलॉन की जगह आप 1/म्यू कर दो तो आपका काम हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है बेटा कि ना, बी बराबर होता है E/V। अब वी को आप लोग ऑलरेडी समझते हो कि वी को हम लोग क्या लिखते हैं कि 1/रूट म्यू एप्सिलॉन। जब इसकी वैल्यू एनर्जी डेंसिटी के अंदर पुट करते हैं तो 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू एप्सिलॉन और ई, तो म्यू से म्यू कट जाएगा और ये हमारे पास में सेम बनेगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन ई स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये मेरे पास क्या बन गया, टोटल एनर्जी डेंसिटी फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इंपॉर्टेंट है, जरा इसको ध्यान रखिएगा। अगर मैं बोलूँ कि रेशो क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी डेंसिटी फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, विच इज सिंपली इक्वल टू रेशियो 1 हो जाएगा ना, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम ही तो आ रही है, तो इसका मतलब इनका जो रेशियो है वो कितना आएगा, 1 आएगा। सो वी कैन से, so we can say, what say, in non-conducting, in non-conducting free space medium, in non-conducting free space medium, energy density carries equal electric carries equal electric and magnetic एनर्जी। समझ में आई बात? तो इक्वल इलेक्ट्रिक और इक्वल मैग्नेटिक एनर्जी में लेके रखता है, बस दैट्स इट। अब हम लोग कल पॉइंटिंग वेक्टर की बात करेंगे और समझेंगे पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर की सारी चीज़ें समझेंगे और उससे संबंधित सवाल करेंगे, कुछ एनर्जी की बातें और करेंगे और एनर्जी फैक्टर की बहुत सारी बातें कल करेंगे। तो कुल मिला के कल की जो क्लास है आपकी, मतलब नेक्स्ट जो क्लास आपकी आने वाली है, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये नॉन कंडक्टिंग वाला काम खत्म हो जाएगा कल, फिर उसके बाद परसों से हम लोग कंडक्टिंग मीडियम में प्रोपगेशन कराएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का।
ठीक है ना। प्रोपोगेशन कराएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, फिर डिस्पर्सिव मीडियम में प्रोपोगेशन कराएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो इस तरीके से अलग अलग मीडियम में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेरिएशन कराएंगे। आ गई बात समझ में? तो इसलिए तैयार रहिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है अगला आपका, जिसमें हम पॉइंटिंग वेक्टर और एनर्जी की बहुत सारी बातें करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।